यूरोपियन यूनियन को भारत ने उसी की भाषा में दिया जवाब। इंडिया की टिट फॉर टैट पॉलिसी को देखकर बौखलाया यूरोपियन यूनियन। आखिर क्यों अचानक से भारत को आंखें दिखाने लगा यूरोपियन यूनियन? कौन है इसके पीछे? कहीं अमेरिका तो नहीं? क्या है इस सैंक्शन का कारण? 50% टैरिफ के बाद अब भारत को कौन सा झटका लगा है? ऐसा क्या कहा नायरा एनर्जी ने कि अमेरिका भी हिल गया? जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। बीते कुछ समय से भारत के लिए अमेरिका एक के बाद एक नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अब इस लिस्ट में यूरोपियन यूनियन का नाम भी शामिल हो चुका है, जो बेशक अमेरिका के दबाव में आकर भारत को आंखें दिखा रहा है। खासकर व्यापार और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। ऐसी ही एक कोशिश यूरोपियन यूनियन ने 18 जुलाई 2025 को भी की, जब उन्होंने रूस यूक्रेन वॉर को लेकर रशिया पर अपना 18th सैंक्शन पैकेज जारी करते हुए कहा कि रशिया उनकी तरफ से रशियन ऑयल के प्राइस कैप को $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 प्रति बैरल कर दिया गया है। यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा कि उन्होंने रशियन क्रूड ऑयल का इंपोर्ट तो बंद कर ही रखा है, लेकिन अब अगर रशियन क्रूड ऑयल को कोई तीसरा देश प्रोसेस भी कर रहा है तो वो उसे भी लेना बंद कर देंगे। यहाँ खास तौर से इंडिया को पॉइंट आउट किया गया है और इंडिया की नायरा एनर्जी को सीधे रूप से टारगेट करते हुए उसकी गुजरात में स्थित वादिनार रिफाइनरी का नाम लेकर कहा गया है कि इस रिफाइनरी से आने वाला कोई भी माल अब यूरोपियन यूनियन नहीं खरीदेगा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि एसआर ऑयल लिमिटेड का ही बदला हुआ नाम है नायरा एनर्जी, जिसमें 49.13% इंडिया और 49.13% शेयर होल्डिंग रशिया के पास है, जबकि बाकी का बचा कुचा हिस्सा रिटेलर्स के पास है। कुल मिलाकर नायरा एनर्जी में इंडिया और रशिया बराबर की हिस्सेदारी रखते हैं। अब वैसे तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से नायरा एनर्जी पर ये सैंक्शंस 21 जनवरी 2026 से लागू होने वाले हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन और इसके देशों ने इसे अभी से फॉलो करना शुरू कर दिया है। हाल ही में एक यूरोपियन यूनियन की जानी मानी कंपनी BP यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम का एक टैंकर नायरा एनर्जी की एक रिफाइनरी में डीजल इंपोर्ट करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसने डीजल इंपोर्ट ही नहीं किया और खाली ही लौट आया। यानी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने यूरोपियन यूनियन के फैसले पर अमल करना भी शुरू कर दिया है, जिसका असर बेशक भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। GTRI यानी कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव की माने तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शन के बाद भारत के यूरोपियन यूनियन को $5 अरब के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। पहले से ही भारत का यूरोपियन यूनियन को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट 27.1% तक घट चुका है। अब ये सैंक्शन और ज्यादा दिक्कत कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा दिक्कत होगी नायरा एनर्जी को। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भारत 1900 के दशक वाला कमजोर डरा सहमा देश नहीं रहा है, बल्कि अब वो अपने लिए स्टैंड लेना जानता है और आंखें दिखाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देना भी जानता है। यूरोपियन यूनियन के इस ऐलान के बाद भारत ने उसी की भाषा में उसे जवाब दिया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन के ऐलान के अगले ही दिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम यूनिलेटरल सैंक्शंस को मानते ही नहीं है। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन के डबल स्टैंडर्ड को भी पूरी दुनिया के सामने रखते हुए कहा है कि इससे पहले भी ये लोग भारत से डीजल मंगवा रहे थे, जबकि इन्हें अच्छी तरह से पता था कि ये वही डीजल है जो भारत रूस से खरीद कर प्रोसेस करता है, पर अब अचानक से मना कर रहे हैं। ये दोगलापन नहीं है तो क्या है? वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम ना तो डबल स्टैंडर्ड को सपोर्ट करेंगे और ना ही यूनिलेटरल सैंक्शंस को। वहीं फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री ने भी 22 जुलाई को इंडिया की तरफ से रिटेलिएट करते हुए कहा है कि इंडिया के लिए उसकी एनर्जी सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी पर है और इसको लेकर भारत को जो जरूरत होगी वो वही कदम उठाएगा। इसी तरह ऑयल मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग दूसरे रिसोर्सेज से ऑयल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि भारत सिर्फ यूरोपियन यूनियन पर ही डिपेंड नहीं है, बल्कि भारत एक ग्लोबल एक्सपोर्टर है। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत चुपचाप क्यों बैठा है, जबकि हकीकत में देखें तो भारत ने रणनीतिक चाल पहले ही खेल ली है। भारत ने यूरोपियन यूनियन को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यूरोप भेजे जाने वाला ऑयल अब अफ्रीका को देने का फैसला किया है। भारत जानता था कि यूरोपियन यूनियन कोई न कोई गेम जरूर खेलेगा, इसलिए भारत ने पहले ही अफ्रीका और एशियन कंट्रीज से बातचीत शुरू कर दी। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 2024 के पहले 6 महीनों में ही भारत ने अफ्रीका के साथ डीजल शिपमेंट में 28% तक बढ़ोतरी कर ली थी और अब ये शिपमेंट इससे भी दुगनी करने की प्लानिंग है। वियतनाम, इंडोनेशिया और केन्या जैसे देश भारत के प्रमुख कस्टमर बन चुके हैं, जबकि बाकी अफ्रीकन देशों से भी बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। मतलब अब भारत पूरे मोड में है और यूरोपियन यूनियन को बराबर जवाब दे रहा है कि भारत को कमजोर समझने की गुस्ताखी ना करे। इसी तरह नायरा एनर्जी ने भी यूरोपियन यूनियन के दबाव में न आकर उसे खुलेआम चुनौती दे डाली। नायरा एनर्जी की तरफ से यूरोपियन यूनियन को लीगल एक्शन लेने की धमकी दी गई है।
दरअसल नायरा एनर्जी ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। उनका कहना है कि अगर आपने इन सेक्शंस को नहीं हटाया तो हम आपके खिलाफ लीगल रिकॉर्ड्स भी ले सकते हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने के आरोप में आपको कोर्ट में घसीटेंगे। इतना ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पर बिना किसी रीजन नायरा एनर्जीज की सेवाओं को बंद करने के इल्जाम में केस फाइल भी कर दिया गया है। दूसरा एक्शन लेते हुए इन्होंने यूरोपियन यूनियन को ही डराना शुरू कर दिया है। जितने भी डीजल और अदर आइटम्स इनके यूरोपियन यूनियन की तरफ जाते थे, इन्होंने उन सभी को डाइवर्ट कर एशियन और अफ्रीकन मार्केट में भेजना शुरू कर दिया है ताकि एक्सपोर्ट पर नेगेटिव असर ना पड़े। तीसरा और आखिरी एक्शन लेते हुए नायरा एनर्जी ने यह ऐलान किया है कि वो यूरोपियन यूनियन की गीदड़ धमकियों से डरने वाली नहीं है, बल्कि वो भारत में 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको बता दें, डील बहुत पहले से ही अटकी हुई है, लेकिन अब नायरा एनर्जीज ने इन्वेस्टमेंट की बात पर मोहर लगा दी है, जिसमें कि रिफाइनरीज को अपग्रेड किया जाएगा, पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाएंगे, नए यूनिट्स लगाएंगे और रिटेल को भी बढ़ाएंगे। मतलब जिस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज भारत की रीढ़ तोड़ना चाह रही थी, उसी वक्त भारत ने अपनी हड्डियां और मजबूत करने का काम शुरू कर दिया और ये दिखा दिया कि भारत अब कमजोर बिल्कुल नहीं है, बल्कि इतना मजबूत है कि जरूरत पड़ेगी तो आपको भी चारों खाने चित कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूरोपियन यूनियन ने अचानक से एक्शन क्यों लिया? तो इसका जवाब है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जिसे रूस और भारत की दोस्ती फूटी आंख नहीं भा रही है। दरअसल 2022 में शुरू हुए रूस और यूक्रेन के वॉर के बाद अमेरिका ने रूस को घेरने की कोशिश में यूक्रेन का दामन थाम लिया और उसे अंदर ही अंदर मदद करता रहा। साथ ही यूरोपियन यूनियन को दबाव में लेकर रूस पर कई तरह के सैंक्शंस भी लगा दिए, जो आज भी लगाए जा रहे हैं। इसी सैंक्शंस की वजह से रूसी तेल का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन में पूरी तरह से बंद हो गया है। भारत पर भी दबाव बनाया गया है, लेकिन भारत ने पुरानी दोस्ती को निभाते हुए रूस से ऑयल का आयात पहले से कई गुना बढ़ा दिया है। पहले जहां रूस से भारत का तेल आयात 1% से भी कम था, वो 2022 के बाद 40 से 44% तक पहुंच गया है, जबकि 2025 में भारत ने रूस से 50.3 अरब डॉलर्स का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया है, जो उसके कुल 143.1 अरब डॉलर के तेल इंपोर्ट का 1/3 से ज्यादा है। भारत को यहाँ फायदा ये है कि उसे रूसी तेल काफी सस्ते में मिल रहा है और उसे प्रोसेस करके वो दूसरे देशों को भी बेच पा रहा है। यूरोपियन यूनियन को भी अभी तक यही तेल एक्सपोर्ट किया जा रहा था, पर अमेरिका को भारत का ये अंदाज पसंद नहीं आया। वो चाहता है कि भारत रूस से किसी भी तरह की डील ना करे, लेकिन भारत ऐसा करने को तैयार नहीं है। इसलिए अब अमेरिका ने भारत को टारगेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो अमेरिका के दबाव में यूरोपियन देशों ने भारत से FTA डील कैंसिल की। उसके बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अगस्त को भारतीय प्रोडक्ट्स पर 25% जबकि 8 अगस्त को 50% टैरिफ लगा दिया। साथ ही अमेरिका ने भारत समेत चीन, ब्राजील और अन्य ब्रिक्स देशों पर रूसी तेल के आयात को लेकर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप और सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने तो खुलेआम ये चेतावनी दी है कि अगर ये देश रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करते हैं तो उन पर 100% से 500% तक के भारी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, लिंडसे ग्राहम ने इंडिया की इकोनॉमी को चकनाचूर करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर कर देंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो खून के पैसे जैसा है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 3 से 4 सालों में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में प्रोडक्शन को काफी हद तक बढ़ा लिया है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे सेक्टर्स में। एप्पल, जो अमेरिका की जानी मानी कंपनी है, उसने भारत में फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स के साथ मिलकर आईफोन का प्रोडक्शन शुरू किया है। 2021 से भारत में आईफोन के प्रोडक्शन में तेजी आई है। आलम यह है कि अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बनाए जा रहे हैं। इसी तरह बोइंग ने बेंगलुरु और चेन्नई में अपने इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर BIETC के जरिए एरोनॉटिक्स कार्य शुरू किया है। इसी तरह टेस्ला ने भी भारत में एक गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की बात कही है। हालांकि भारत में अमेरिकन कंपनीज की एक्टिविटीज अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी नौकरियों में कमी का कारण बन सकता है। इनफैक्ट अमेरिका में बेरोजगारी दर लगातार बढ़ रही है, जो आर्थिक मंदी की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में विदेशों में अमेरिकन कंपनियां अगर प्रोडक्शन करती हैं, तो ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ये भी एक रीजन है जो डोनाल्ड ट्रंप सभी देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि यूरोपियन यूनियन ने जो किया है, इससे अमेरिका की बौखलाहट भी साफ नजर आ रही है। लेकिन अमेरिका या यूरोपियन यूनियन चाहे लाख कोशिश कर ले, भारत इस बार झुकने वाला नहीं है और न ही वो रूस के साथ अपनी दोस्ती पर कोई आंच आने देगा। वेल, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या भारत अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का डटकर सामना कर पाएगा? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।